बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एमफिल सेमेस्टर सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ लास्ट लेक्चर ऑफ सेमेस्टर सेकंड। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 लेक्चर्स में आप एनालिसिस ऑफ डाटा यूजिंग एसपीएसएस और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बहुत से कंसेप्ट सीख चुके हैं। आज इस आखिरी लेक्चर में आप सीखेंगे कि सर्च प्रॉब्लम, सर्च क्वेश्चंस और नेचर ऑफ डाटा के मुताबिक दुरुस्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक चूज़ करने की अहमियत क्या है और इसके लिए कौन सा प्रोसेस मुकम्मल करना ज़रूरी है। देखें, आप लेक्चर आउटलाइन आपके सामने है। ये 3 मेन हेडिंग्स हैं। नंबर 1 हम देखेंगे कि राइट स्टैटिस्टिकल टेक्निक चूज़ करने की जस्टिफिकेशन क्या है, अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है। फिर दूसरे नंबर पे हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का ओवरव्यू करेंगे। 2 ग्रुप्स हैं मेन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के। जहन में रखें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ कर चुके हैं, उसका कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हर किस्म के टॉपिक्स में यूज़ हो सकती है। चाहे आपने रिलेशनशिप मालूम करना है, 2 ग्रुप से मेन टेक्निक्स यूज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, और दूसरा ग्रुप है कि एक्सप्लोरिंग डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। आप चाहे रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं, चाहे डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स मालूम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दोनों में यूज़ होती है। इसलिए वो कॉमन है, वो रिलेशनशिप स्टैटिस्टिक्स के साथ भी यूज़ हो सकती है और डिफरेंस मालूम करने वाली स्टैटिस्टिक्स के साथ भी यूज़ हो सकती है, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद एजुकेशन रिसर्च में कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं। अगर आप वो अब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ़ योर वेरिएबल और नेचर ऑफ़ योर डाटा पे, नेचर ऑफ़ योर रिसर्च प्रॉब्लम पे। तो 2 ग्रुप्स हैं कि रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं आप, या डिफरेंस मालूम कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे फिर हम असल बात, जो असल इस लेक्चर का मकसद है कि आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बारे में डिसीजन कैसे करेंगे कि किस रिसर्च क्वेश्चन के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरे स्टेप पे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के 6 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चूजिंग द राइट स्टैटिस्टिकल टेक्निक अहमियत क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है। ये जहन में रखें बात, ये लिखा हुआ है सारा कुछ कि दुरुस्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक के इंतखाब में अगर आप एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, अगर आप दुरुस्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक में महारत हासिल करना चाहते हैं रिसर्च के स्टूडेंट के तौर पे, तो ये 4 गाइडलाइंस हैं। ये देखें, ये 4 गाइडलाइंस हैं जो दी गई हैं। इनको फॉलो करके आप बड़ी हद तक इम्कान होता है कि रिसर्च स्टूडेंट दुरुस्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक चूज़ करने में गलती नहीं करेंगे अगर इन 4 को फॉलो कर लें, 4 गाइडलाइंस को। और इन 4 गाइडलाइंस को फॉलो करके वो दुरुस्त फैसला साजी की महारत हासिल कर सकते हैं। ये 4 गाइडलाइंस कॉमन हैं, लेकिन राइट स्टैटिस्टिकल टेक्निक की चूज़ करने की जस्टिफिकेशन क्या है, या इस लेक्चर की जस्टिफिकेशन क्या है, तो वो पहले 3 पॉइंट्स इसको क्लैरिफाई करते हैं। नंबर 1, चूजिंग द करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज द डाटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस फॉर मोस्ट रिसर्च स्टूडेंट्स इसको बहुत ही मुश्किल समझते हैं। हालांकि मुश्किल नहीं है, स्टूडेंट मुश्किल समझते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते स्टैटिस्टिकल टेक्निक को चूज़ करते हुए। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है स्टूडेंट्स के हवाले से और टीचर्स के हवाले से, ऑल्दो स्टूडेंट्स लर्न इन कोर्स वर्क हाउ टू कैलकुलेट अ कोरिलेशन कोफिशिएंट और परफॉर्म अ टी टेस्ट, यानी टीचर्स रिसर्च के कोर्स में जब डाटा एनालिसिस पढ़ाते हैं तो वो ये तो सिखा देते हैं कि कोरिलेशन कैसे परफॉर्म करना है एसपीएसएस के ज़रिए, टी टेस्ट कैसे लगाना है, या मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कैसे लगाने हैं, लेकिन टीचर आमतौर पर बट टीचर्स टिपिकली डू नॉट गाइड स्टूडेंट्स हाउ टू चूज़ अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल अप्रोच। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि टीचर भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि स्टूडेंट को सही दुरुस्त अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल अप्रोच चूज़ करना सिखा दें कि किस तरह चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके चूज़ कर। ये आमतौर पे ये हमारे रिसर्च की क्लास में या रिसर्च के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको प्रैक्टिकली तो परफॉर्म करना, टी टेस्ट लगाना, कोरिलेशन कैलकुलेट करना सिखा दिया जाता है, लेकिन असल बात जो है उसको छोड़ दिया जाता है कि सर हर
रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन या नेचर ऑफ डाटा के मुताबिक दुरुस्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इंतखाब कैसे करना है। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए ये लेक्चर मेरे मुंतखब करने की, और भी बहुत से अभी लेक्चर हमारे टॉपिक्स बाकी हैं, लेकिन अहम टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की, और ये लेक्चर चूज़ करने का मेरा मकसद भी यही था आज के स्टूडेंट्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की, जो कि आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सी। द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट एड्रेस रिसर्च क्वेश्चंस के मुताबिक मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक और अजम्पशंस के मुताबिक, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक किस तरह मुंतखब करनी है। तो इसलिए ये लेक्चर मैंने चूज़ किया कि आपको ये लेक्चर एंड पर दिया जाए, ताकि आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह आपने राइट स्टैटिस्टिकल टेक्निक चूज़ करनी है। क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उनके बारे में तकरीबन हम डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें। तो 4 जनरल गाइडलाइंस हैं, ये जहन में रखनी है आपने कि ये जो आपने मुंतखब करना है अपना स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उनमें इन 4 गाइडलाइंस को अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे सही दुरुस्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक चूज़ कर। जो एक्सपर्ट बनना चाहता है उसके लिए इन 4 गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर 1, डिग आउट योर स्टैटिस्टिक्स टेक्स्ट, यानी हैंड आउट्स बुक्स जो आपने पहले पढ़ी हैं ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में। जैसे हमने डाटा एनालिसिस के में 2 चैप्टर पढ़े हैं, क्रेसवेल के, इसी तरह SPSS मैनुअल आपके पास है, तो उनको पढ़ें। उनमें प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, रूल्स दिए हुए हैं, अजम्पशंस दी हुई हैं, कंडीशंस दी हुई हैं कि किस कंडीशन में कौन सा टेस्ट आपने लगाना है, उनको पढ़ें, उन पर एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश करें। तो आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा कि रिसर्च क्वेश्चन को देखते ही कि इस रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक कौन सी टेक्निक ज़्यादा मुनासिब होगी। आपके जहन में टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का खाका पहले जहन में अगर मौजूद होगा, सही क्लियर कंसेप्ट होगा, तो फिर उसका इंतखाब करना रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक या नेचर ऑफ डाटा के मुताबिक फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स को, हैंडआउट्स को जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको पढ़ें, उनको रिव्यू करें बार बार। नंबर 2, दूसरा काम आपने जो करना है, जो अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की सिलेक्शन में, लुक थ्रू जर्नल आर्टिकल्स ऑन योर टॉपिक। अपने टॉपिक से रिलेटेड जर्नल आर्टिकल्स पढ़ें। आइडेंटिफाई द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज्ड इन दीज स्टडीज़, और देखें कि उन आर्टिकल्स में उन ऑथर्स ने कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ की और किस किस्म के रिसर्च क्वेश्चंस के लिए यूज़ की। तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके रिसर्च क्वेश्चन के लिए कौन सी ज़रूरी है। और तीसरी बात भी दूसरे से रिलेटेड है, लुक फॉर लॉन्ग डिटेल्ड जर्नल आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल बहुत मुख्तसर होते हैं, उनमें ज़्यादा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की डिटेल ज़्यादा नहीं दी होती, यूज़ की होती हैं, प्रैक्टिकली रिजल्ट लिए होते हैं, लेकिन उनके बारे में टेक्स्ट में डिटेल ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए जो लंबे आर्टिकल हैं और जिनमें डिटेल दी हुई होती है सारी, वो पढ़ें। दैट क्लियरली एंड सिंपली स्पेल आउट द स्टैटिस्टिक्स दैट वर यूज्ड, जो उसमें इस्तेमाल होने वाली स्टैटिस्टिक्स के बारे में तफसील से बताते हैं। फिर आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा किस किस्म के रिसर्च क्वेश्चन के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक ज़्यादा सूटेबल है। और चौथे नंबर पर जो आखिरी बात बड़ी अहम है, कलेक्ट दीज टुगेदर इन ए फोल्डर फॉर हैंडी रेफरेंस। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लॉन्ग पढ़ते हैं, शॉर्ट पढ़ते हैं, या बुक्स पढ़ते हैं, या हैंडआउट्स पढ़ते हैं, तो वो संभाल के रखें ताकि बाद में रेफरेंस के तौर पर यूज़ हो सके। रेफरेंस के तौर पर भी यूज़ हो सकती हैं, एंड यूजिंग एज ए यूजफुल सैम्पल फॉर प्रेजेंटिंग रिजल्ट्स। और जब आपने रिजल्ट अपने इंटरप्रेट करने हैं, प्रेजेंट करने, तो वहाँ एज ए आपके पास सैम्पल होगा कि इस तरह की स्टैट अगर लगाएं तो उसके रिजल्ट्स को लिखना इस तरह। तो वो लिखने के लिए अल्फाज भी आपको उन्हीं जर्नल आर्टिकल्स में से बुक्स में मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ सैम्पल के तौर पर जो इंटरप्रिटेशंस हैं, रिजल्ट्स को प्रेजेंट करने के सैंपल दिए होते हैं, उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके अपने टॉपिक के हिसाब से तो आपके लिए रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा। इसलिए उन जर्नल आर्टिकल्स को, बुक्स को, हैंडआउट्स को संभाल के रखें और उनको बार बार पढ़ें और संभाल के रखें। वो आपके रेफरेंस के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं और आपकी राइटिंग में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और ये बात जहन में रखें, कीप इन माइंड डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। ये बात जहन में रखें कि हर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए या हर रिसर्च क्वेश्चन के लिए एक ही तरह की स्टैट यूज़ नहीं होगी। ये स्टूडेंट्स आपके लिए है कि आप एक दूसरे को फॉलो ना करें कि मेरा एक क्लास फेलो ये स्टैट लगा रहा मैं भी वही लगा दूं, दूसरा ये लगा रहा मैं भी वही लगा दूं। नहीं, आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन को देखना है और उसके मुताबिक स्टैट लगानी है, उसके मुताबिक डाटा एनालिसिस टेक्निक लगानी है। वेरिएबल्स को आपने देखना है, यू वांट टू एनालाइज एंड द नेचर ऑफ डाटा इटसेल्फ।
ये 3-4 चीज़ें हर स्टूडेंट की अपनी अपनी होंगी, अलग-अलग होंगी, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम अलग होंगे। इसलिए मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी कि आप दूसरों को फॉलो करें, दूसरों को फॉलो ना करें, क्योंकि दूसरे का टॉपिक और है, उसके वेरिएबल्स और हैं, नेचर ऑफ डाटा और है, आपके वेरिएबल्स और हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस और हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स और हैं, नेचर ऑफ डाटा और है। इसलिए हर किसी की जो डिसीजन मेकिंग है वो डिपेंड करती है अपने रिसर्च प्रॉब्लम के मुताबिक, अपने रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक। इसलिए इन मामलात में दूसरों की नकल करने की बजाय अपने रिसर्च क्वेश्चन, अपने वेरिएबल्स, अपने नेचर ऑफ डाटा के मुताबिक आपने फैसला करना, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक एरियाज में मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस। और ऐसा होता है क्योंकि टॉपिक और है तो रिसर्च क्वेश्चंस और हैं, ऑब्जेक्टिव्स और हैं, वेरिएबल्स और हैं, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। अपने रिसर्च प्रॉब्लम, अपने डाटा, अपने वेरिएबल पे रहें और उसके मुताबिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करें। अब हम देखते हैं कि दूसरी हेडिंग जो हमारी लेक्चर आउटलाइन में थी कि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, 2 पार्ट्स, 2 ग्रुप्स हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैं पहले बता दूंगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिक होती है, वो इन दोनों ग्रुप्स के साथ इस्तेमाल हो सकती है। यानी अगर आपने कोरिलेशन मालूम करना है, पार्शियल कोरिलेशन, तो उससे पहले आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ करते हैं। मीन मीडियन मॉड उसके साथ यूज़ हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्राफ्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं। वो ये फैसला करने के लिए यूज़ होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कि हमने इनमें से कौन सी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि हम इन दोनों ग्रुप्स में से कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हमारे लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगी। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस सिलसिले में हमें गाइड करती है, इसलिए वो इन दोनों के साथ यूज़ हो सकती है। कुछ टेक्निक्स हैं जो रिलेशनशिप एक्सप्लोर करती हैं, जैसे कोरिलेशन है, पार्शियल कोरिलेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है, फैक्टर एनालिसिस है। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो पार्टिसिपेंट के डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन करती हैं, उनके डिफरेंसेस मालूम करती हैं, उनके व्यूज़ के। मुख्तलिफ़ किस्म के टी टेस्ट हैं, कई किस्म के टी टेस्ट हैं। एनोवा है, एनोवा की भी कई किस्में हैं, मनोवा है, एनकोवा है। तो ये सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डिफरेंसेस मालूम करने के लिए हैं, पहले नंबर वाले रिलेशनशिप मालूम करने के लिए। अब थोड़ी थोड़ी इनकी डेफिनेशन और थोड़ा सा कंसेप्ट इनका देखते हैं, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन रिवाइज हो जाएगा। कोरिलेशन किस लिए होती है? पियर्सन कोरिलेशन और स्पीयरमैन कोरिलेशन, दोनों तरह कोरिलेशन मालूम की जा सकती है। यूज टू एक्सप्लोर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंटिन्यूस वेरिएबल्स। 2 कंटिन्यूस वेरिएबल हों तो उनके दरमियान रिलेशनशिप मालूम करना, तो कोरिलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरिलेशन आपको क्या बताती है, पॉजिटिव है रिलेशनशिप या नेगेटिव है, या और स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कितनी, ये 2-3 चीज़ें कोरिलेशन आपको बता देती है कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। तो ये कोरिलेशन, अगर ये मालूम करना आपके टॉपिक की नेचर ये है तो कोरिलेशन यूज़ करें। पार्शियल कोरिलेशन कब यूज़ होता है? पार्शियल कोरिलेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन, ये भी पियर्सन कोरिलेशन की ही एक्सटेंशन है। और ये कब इस्तेमाल होती है? टू कंट्रोल फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। अगर ये डाटा की नेचर के मुताबिक और जो रिसर्चर उसे पता होता है कि हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कोई ऐसा है जो इफेक्ट कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पार्शियल कोरिलेशन इस्तेमाल की जाती है। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के इफेक्ट्स को ये कंट्रोल करती है। और तीसरे नंबर पे मल्टीपल रिग्रेशन होती है, ये भी मोर सोफिस्टिकेटेड एक्सटेंशन ऑफ कोरिलेशन है, ज़्यादा एडवांस्ड फार्मूला है कोरिलेशन का। और किस लिए यूज़ होता है? यूज़ टू एक्सप्लोर द प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हैं और उनकी प्रिडिक्टिबिलिटी देखनी है कि वो प्रिडिक्ट कितना की करते हैं कंटिन्यूस डिपेंडेंट मेजर पर, डिपेंडेंट वेरिएबल के सिलसिले में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कितना की प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितना की बेहतरी आ रही है या कितना की असर हो रहा है। जब ये एक्सप्लोर करना और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 या 2 से ज़्यादा हों और डिपेंडेंट वेरिएबल पर, कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल पर उनका प्रिडिक्टिबिलिटी देखनी हो, तो उस वक्त हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं। और मल्टीपल रिग्रेशन की भी डिफरेंट टाइप्स है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन एक नाम है, रिग्रेशन एक नाम, आगे मल्टीपल रिग्रेशन की बेशुमार किस्में हैं और वो नेचर ऑफ डाटा के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं या रिसर्च क्वेश्चन की नेचर के मुताबिक इस्तेमाल होती है, वेरिएबल्स की नेचर के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। और चौथी जो बात है, चौथी जो मेन टेक्निक है, फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस कब यूज़ होता है? अलाउज टू कंडेंस ए लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स और स्केल आइटम्स डाउन टू ए स्मॉलर मोर मैनेजेबल नंबर ऑफ factors. This technique is often used when developing scales and measures to identify the underlying structure. फैक्टर एनालिसिस ज़्यादातर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपने क्वेश्चनर डेवलप करना हो
आपने क्वेश्चनर बनाया, 100 आइटम बनाए, सर्च कर लें, तो फैक्टर एनालिसिस आप करके देख लेंगे कि उन 100 आइटम्स में से कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो फैक्टर एनालिसिस हमें उन आइटम्स की पावर और अच्छाई के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताता है। और जब आप 100 में से पता चलता है कि 40 आइटम ऐसे हैं जो ज़्यादा अच्छे, तो आप 100 में 60 को छोड़ देंगे, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस बता रहा है कि ये 60 आपके काम के नहीं, ये 40 आपके काम के। तो फैक्टर एनालिसिस हमें आइटम्स को डाउन साइज करने में काम आता है, हमें बताता है कि किस तरह स्केल डेवलप करते हुए या क्वेश्चनर डेवलप करते हुए आपने अच्छे आइटम्स अलहदा करने हैं बुरे आइटम्स से। तो फैक्टर, और इसके अलावा ही फैक्टर एनालिसिस के और बहुत से काम है। तो फैक्टर एनालिसिस भी रिलेशनशिप ही बताता है मुख्तलिफ आइटम्स के दरमियान। जिन आइटम्स के दरमियान रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत होता है, जितने आइटम्स के दरमियान आपस में मसलन 40 के दरमियान रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर है, बाकी 60 का रिलेशनशिप आपस में भी बेहतर नहीं है और बाकी 40 के साथ भी नहीं, तो वो जिनका रिलेशनशिप बेहतर नहीं है वो आइटम समझ लिए जाते हैं कि अच्छे नहीं हैं। जिन आइटम्स के दरमियान रिलेशनशिप अच्छा होता है वो उन आइटम्स को रख लिया जाता है। तो ये हमें स्केल डेवलप करने में काम आता है फैक्टर एनालिसिस ज़्यादातर। इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप की some एडिशनल टेक्निक्स भी आई हुई हैं जो कि SPSS में मैनुअल में कवर नहीं की हुई, लेकिन उनका हवाला ज़रूर दिया गया है। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस है, ये भी रिलेशनशिप की एक टेक्निक है। कैनोनिकल कोरिलेशन है, ये भी रिलेशनशिप की एक टेक्निक। और मोस्ट लेटेस्ट टेक्निक जो है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग है, जो कि अब दुनिया में और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन SPSS मैनुअल में इसको कवर नहीं किया। ये पेज 104 पर आप इनकी डिटेल देख सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल इनकी पेज 104 SPSS मैनुअल में दी हुई है। तो ये 4-5 किस्में हैं जो रिलेशनशिप मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जब अगर आपके वेरिएबल्स ऐसे हैं कि उनमें आपने रिलेशनशिप मालूम करना, तो फिर ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और अगर आपके वेरिएबल्स ऐसे हैं कि आपने डिफरेंसेस मालूम करने हैं, तो फिर ये 4-5 किस्म की टेक्निक्स हैं। टी-टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ होता है? जब 2 ग्रुप हों, मिसाल के तौर मेल और फीमेल 2 ग्रुप हों, उनका आपने डिफरेंस मालूम करना है व्यूज़ का, या 2 सेट्स ऑफ डाटा हों, यानी जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। और ये करता क्या है? टी टेस्ट कंपेयर द मीन स्कोर्स ऑन सम कंटिन्यूस वेरिएबल, किसी कंटिन्यूस वेरिएबल पर मीन स्कोर्स को कंपेयर करता है। 2 तरह के होते हैं टी टेस्ट, पेड सैंपल टी टेस्ट होते हैं, इनको रिपीटेड मेजर भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी होते हैं। और ये बात ध्यान में रखें कि 2 तरह के टी टेस्ट SPSS मैनुअल में डिस्कस किए गए हैं, वरना इसके अलावा भी टी टेस्ट और भी बहुत सी तरह के होते हैं जो आपको नज़र आएंगे। SPSS को जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो वहाँ आपको उनकी किस्मों के नाम नज़र आएंगे, लेकिन डिस्कशन इनकी इस SPSS मैनुअल में सिर्फ 2 की हुई है, यानी पेड सैंपल टी टेस्ट की, इसको रिपीटेड मेजर सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। कंटिन्यूस वेरिएबल पर ये यूज़ होते हैं और ये कंपेयर करते हैं मीन स्कोर्स को। इसी तरह और अगर आप नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव देखना चाहें, इस्तेमाल करना चाहें, तो मैन विटनी यू टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है, और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है वो पेड सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव है। और ये नेचर ऑफ डाटा आपको बताएगी। अगर नेचर ऑफ डाटा ऐसी है कि उस पर पैरामीट्रिक यूज़ हो सकते हैं, तो फिर आप पेड सैंपल या इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज़ करें। अगर आप नेचर ऑफ डाटा ऐसी है कि उस पर पैरामीट्रिक स्टैट यूज़ नहीं हो सकती, तो फिर आप नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। इनकी डिटेल सब SPSS मैनुअल में मौजूद है, यहाँ सिर्फ मेन पॉइंट्स हिंट्स दिए गए हैं और आपने वहाँ से डिटेल इनकी पढ़नी है। टी टेस्ट की, एनोवा की, जितनी भी टेक्निक है सब की डिटेल SPSS मैनुअल में दी गई है। तो दूसरे नंबर पे जो डिफरेंसेस मालूम करने के लिए टेक्निक होती है एनोवा, इसकी भी 2 मेन टाइप्स हैं। 1 वे एनोवा होता है और 2 वे एनोवा होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 1 वे एनोवा कब यूज़ होता है? सिमिलर, ये भी टी टेस्ट की तरह का होता है, लेकिन टी टेस्ट 2 ग्रुप्स पे यूज़ होता है, लेकिन जब 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हों पार्टिसिपेंट्स के, तो फिर आप एनोवा यूज़ करेंगे। जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो फिर आप एनोवा यूज़ करेंगे। 1 वे इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज लुक्स एट द इम्पैक्ट ऑफ ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो फिर 1 वे यूज़ करेंगे। इसको रिपीटेड मेजर बिटवीन ग्रुप्स भी कहते हैं। और इसका अल्टरनेटिव है क्रॉस-कार्ल-वालस-टेस्ट और फ्राइडमैन टेस्ट, यानी 1 वे और 2 वे के अल्टरनेटिव अगर नॉन पैरामीट्रिक में आप देखना चाहें तो क्रॉस-कार्ल-वालस टेस्ट और फ्राइडमैन टेस्ट हैं इसके अल्टरनेटिव। ये बुक में इन सब की डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। फिर 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कब यूज़ होता है?
अलाउज टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट, जब वन वे कब यूज़ होगा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो लेकिन पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप्स ज़्यादा हों दो से। जब दो होंगे तो फिर तो टी टेस्ट यूज़ हो जाएगा। जब दो से ज़्यादा है पार्टिसिपेंट के ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो फिर आप वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे एनोवा यूज़ करेंगे। और टू वे एनोवा कब यूज़ होता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो जाएं और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहे। डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें भी एक है, इसमें भी एक है। फ़र्क क्या है कि वन वे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, टू वे में दो होते हैं, इसलिए इसको टू वे कहा जाता है। और इसको बिटवीन ग्रुप्स एनोवा कहा जाता है। और एंड रिपीटेड मेजर एनोवा भी के साथ भी ये यूज़ हो सकता है। इसको ये मुख्तलिफ नाम हैं जो इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स के लिए। डिटेल बुक में इन सब की डिटेल मौजूद है, आपने बुक को डिटेल के साथ पढ़ना है। तो डिस्कस क्या हो गया स्लाइड पे, टी टेस्ट और एनोवा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं तीसरी किस्म कौन सी होती है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की डिफरेंसेस मालूम करने के लिए, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा। कब यूज़ होती है, यूज़ टू कंपेयर ग्रुप्स ऑन ए नंबर ऑफ डिफरेंट बट रिलेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपने टी टेस्ट में भी देखा और एनोवा में भी देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन जब डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हों तो फिर आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे चले जाएंगे। फिर आप एनोवा या टी टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे जब डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाए। मैनोवा कैन बी यूज्ड विद वन वे, टू वे एंड हायर फैक्टोरियल डिज़ाइन इन्वॉल्विंग वन, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल तो ज़्यादा होने ही हैं एक से, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ज़्यादा हो सकते हैं और मैनोवा उनमें भी यूज़ किया जा सकता है रिजल्ट्स लेने के लिए। और आखिरी टेक्निक जो यूज़ होती है डिफरेंसेस मालूम करने के लिए, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनकोवा। कब यूज़ होते हैं, यूज टू स्टैटिस्टिकली कंट्रोल फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ एन एडिशनल कन्फाउंडिंग वेरिएबल। यहाँ भी बात आ जाती है कि एनोवा टी टेस्ट कब यूज़ होता है, जब कोई कन्फाउंडिंग वेरिएबल नहीं है। एनोवा कब यूज़ होता है, जब कोई कन्फाउंडिंग वेरिएबल नहीं है। मैनोवा कब यूज़ होता है, जब कोई कन्फाउंडिंग वेरिएबल नहीं है जिसके इफेक्ट आपने कंट्रोल करने। लेकिन अगर कोई कन्फाउंडिंग वेरिएबल ऐसा हो कि जिसके इफेक्ट कंट्रोल करने ज़रूरी हैं तो फिर आप उसको कोवेरिएट कहते हैं। जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल जिसके इफेक्ट आपने कंट्रोल करने होते हैं उसको कोवेरिएट कहते हैं। अगर कोई कोवेरिएट कोई हो तो फिर एनकोवा यूज़ होगा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस यूज़ होगा। दिस इज़ यूजफुल व्हेन यू सस्पेक्ट, जब आपको शक होता है that your groups differ on some variable that may influence the effect that your independent variables have on your dependent variable। जब आपको शक होता है कि कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल मौजूद है, यानी कोई ग्रुप डिफ़र कर रहा है किसी वेरिएबल की वजह से किसी वेरिएबल पर, कोई किसी ग्रुप में कोई खसूसियत ऐसी है जो दूसरे ग्रुप्स में नहीं है और वो खसूसियत इफेक्ट कर सकती है रिजल्ट्स को, तो फिर आप उस खसूसियत के असरात को कंट्रोल करने के लिए आप कोवेरिएट एनकोवा यूज़ करेंगे। एनकोवा स्टैटिस्टिकली रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ द कोवेरिएट। इट कैन बी यूज एज पार्ट ऑफ वन वे, टू वे और मल्टीवेरिएट डिज़ाइन। तो यहाँ तक आपने पहली दो हेडिंग्स कवर कर ली कि जस्टिफिकेशन क्या है राइट स्टैटिस्टिक्स चूज़ करने का, और दूसरे नंबर पे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं जो कि रिलेशनशिप मालूम करने के लिए होती है और डिफरेंसेस बिटवीन द व्यूज़ ऑफ पार्टिसिपेंट्स मालूम करने के लिए होती है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा असल बेसिक मकसद है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि आपने को ये पता चल गया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी होती है और स्टैटिस्टिक्स ऐसी भी होती है जिससे रिलेशनशिप मालूम किए जा सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स ऐसी भी होती है जिनसे डिफरेंसेस मालूम किए जा सकते हैं। अब आपने चूज़ करना है अपने रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्रॉब्लम, नेचर ऑफ डाटा के मुताबिक, नेचर ऑफ वेरिएबल्स के मुताबिक कि इनमें से कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक ज़्यादा सुटेबल है। इन चूजिंग द राइट स्टैटिस्टिक रिसर्चर्स नीड टू कंसिडर ए नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो वो आपको कुछ फैक्टर्स को जहन में रखना पड़ेगा राइट स्टैटिस्टिकल टेक्निक चूज़ करने के लिए। नंबर 1, टाइप ऑफ क्वेश्चन को जहन में रखें कि आपका क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन किस टाइप का। हमने रिसर्च क्वेश्चन की बहुत सी किस्में पढ़ी हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब क्वेश्चन, इशू, सब क्वेश्चन, प्रोसेस, ये वो, उनको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये जहन में रखना कि आपकी टाइप ऑफ क्वेश्चन उनमें से कौन सी है। और दूसरी बात आपने जहन में रखनी द टाइप ऑफ आइटम्स एंड स्केल्स, कि जो क्वेश्चनर आपने यूज़ किया उसमें आइटम किस किस्म के थे और जो स्केल्स यूज़ हुए वो किस किस्म के थे। और तीसरी बात द नेचर ऑफ द डाटा अवेलेबल फॉर ईच ऑफ योर वेरिएबल्स, नेचर ऑफ डाटा किस किस्म की आपके पास
और नंबर 4 द अजम्पशन दैट मस्ट बी मेट फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। पिछले लेक्चर में हम पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक की अजम्पशंस कंडीशंस काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कब कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, किन कंडीशंस में पैरामीट्रिक होगी, किन में नॉन पैरामीट्रिक होगी। तो ये 4 बातें आपने जहन में रखनी है फैसला करते हुए स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बारे में अपने रिसर्च क्वेश्चन और अपनी रिसर्च में। और इसमें 6 स्टेप्स हैं, फॉलो दी 6 स्टेप्स ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इन 6 स्टेप्स की डिटेल मैं यहाँ नहीं दे रहा क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो रहा था। पेज 106 से 112 पर इन 6 के 6 जो स्टेप्स हैं इनकी डिटेल दी हुई है, एग्जांपल्स दी हुई हैं और SPSS मैनुअल में। वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोसेस में आपने क्या करना है, व्हाट क्वेश्चन डू यू वांट टू एड्रेस। तमाम रिसर्च क्वेश्चन की लिस्ट आपने सामने रख लेनी है। मुख्तलिफ ये जहन में रखिए कि डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक की ज़रूरत होती है और आपने रिसर्च क्वेश्चन की लिस्ट सामने रख लेनी है और जो ज़्यादा उनमें से सूटेबल लगे उस पर टिक कर लें कि ये मुझे लगता है कि ये इस रिसर्च क्वेश्चन के लिए ये सूटेबल है, दूसरे रिसर्च क्वेश्चन के लिए ये सूटेबल है, तीसरे रिसर्च क्वेश्चन के लिए ये सूटेबल है। हर रिसर्च क्वेश्चन के लिए अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं, हो सकती हैं। और दूसरे स्टेप पे आपने पहले स्टेप पे क्या करना, रिसर्च क्वेश्चन की लिस्ट सामने रख के उन पर गौर कर लेना। दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना, फाइंड द क्वेश्चनर आइटम्स एंड स्केल्स। अब आपने क्या करना कि आपने देखना है कि आपकी स्टडी में इस्तेमाल होने वाले जो क्वेश्चनर के आइटम्स थे और स्केल्स थे उन पर गौर करना है, क्योंकि ये जो आइटम्स और स्केल्स हैं ये दुरुस्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक के इंतखाब में बहुत अहम होते हैं। अगर आपके क्वेश्चनर में, मिसाल के तौर पर, अगर आपके क्वेश्चनर में येस नो वाले 2 ही ऑप्शन थे और 2 ही किस्म के जवाब मांगे थे या येस पे जवाब दे दिया तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक और होगी। लेकिन अगर आपके क्वेश्चनर में आइटम जो थे उनके जवाबात आपने 3 ऑप्शंस में मांगे, 4 पे, 5 पे या 7 ऑप्शंस में मांगे थे, आइटम ऐसे जिनके जवाबात आपने 3, 4, 5 जैसे कि लिकर्ट स्केल में होता है कि एग्री डिसएग्री वगैरह 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी हो सकते हैं। तो अगर इस किस्म के आइटम थे आपके क्वेश्चनर में तो फिर उसके लिए स्टैट और तरह की होगी, येस नो के लिए और तरह की है, ज़्यादा ऑप्शन वालों के लिए और तरह की। अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है आपकी और वेरिएबल्स मुख्तलिफ है या रिलेशनशिप रिसर्च है तो उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक और यूज़ होगी। इसलिए आपने अपने क्वेश्चनर आइटम्स और उनमें जो स्केल्स यूज़ हुए हैं यानी ऑप्शन जो यूज़ हुए हैं उन पर भी गौर कर लेना है दूसरे स्टेप पर अपना डिसीजन करते हुए। और ये काम करने के बाद आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ईच ऑफ योर वेरिएबल्स। फिर आपने तीसरे स्टेप पे क्या करना है, अपने वेरिएबल्स देख लेना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है या कंटिन्यूस वेरिएबल है। ये बात जहन में रखें कि आपको दुरुस्त टेक्निक का फैसला करते हुए वेरिएबल के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है। वेरिएबल कैटेगोरिकल है, वेरिएबल कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए टेक्निक और है, वो हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। अब आप रिवाइज करेंगे अपने जहन में तो याद आ जाए। कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए टेक्निक्स और है। इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट 1 है तो टेक्निक और है, 2 है तो और है, 2 से ज़्यादा है तो टेक्निक और है, डिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज़्यादा है तो टेक्निक और। तो ये सारी बातें आपने क्लियर कर लेनी। तीसरे स्टेप पे ये क्लियर करें कि वेरिएबल आपकी नेचर क्या है। अब आपने क्लियर कर लिया, अब आपने सारा कुछ क्लियर है आपके जहन में कि आपके रिसर्च क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने है, आपने क्वेश्चनर आइटम्स और स्केल्स आपके सामने क्लियर हैं कि आइटम पर जवाबात किस तरह मांगे आपने, और फिर नेचर ऑफ वेरिएबल आपके सामने कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है, कैटेगरी है, कंटिन्यूस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, डिपेंडेंट, अब सारा कुछ क्लियर है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने डाटा जो आपने कलेक्ट किया हुआ उसकी मदद से ड्रा डायग्राम ऑफ ईच रिसर्च क्वेश्चन। हर सर्च क्वेश्चन अब डायग्राम बनाकर देख लें। एसपीएसएस आपको डायग्राम बना देगा, आपने कोई हाथ से नहीं बनानी, परेशान ना हो। आपने एक क्लिक पे एसपीएसएस को इंस्ट्रक्शन देनी और उसने आपको सारा कुछ कर देना। हम एक लेक्चर में ये सारा कुछ करके देख भी चुके हैं। तो अब आप डायग्राम बना के देख लें। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि डायग्राम हमारी हेल्प करती है ये फैसला करने में कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा बेहतर होगी या नॉन पैरामीट्रिक। तो आप डायग्राम एसपीएसएस के ज़रिए बना लें। हम पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पार्ट में ये पढ़ चुके हैं कि डायग्राम जैसा कि हिस्टोग्राम, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं, हमें डाटा की नेचर के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो चौथे स्टेप पर आपने डायग्राम बनाकर देख लेना कि डाटा का ट्रेंड किस तरफ है, यानी डाटा नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, इसमें आउटलायर्स हैं या नहीं हैं। तो ये आपको बता देगा चौथा ये स्टेप
कि पैरामीट्रिक पे आप जाएं या नॉन पैरामीट्रिक पे। तो 5वें नंबर पे फिर आपने ये फैसला कर लेना है इस डायाग्राम की मदद से और उन फिर इन्फॉर्मेशन जो पहले आप कलेक्ट कर चुके हैं डायाग्राम से हासिल शुदा मालूमात या पिछले 3-4 स्टेप से जो इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की। अब 5वें स्टेप पे आप ये डिसाइड कर लेंगे कि इस डाटा के लिए पैरामीट्रिक या और नॉन पैरामीट्रिक में से कौन सी टेक्निक ज़्यादा सूटेबल होगी। आपने 5वें स्टेप पे ये जहन में बना लेना, आपके जहन में खाका बन जाएगा कि पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक में से कौन सी सूटेबल है डाटा के नेचर के मुताबिक, रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक। 6ठे स्टेप पे फिर आपने फाइनल डिसीजन लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास नेचर ऑफ डाटा क्लियर होगी, आपके पास रिसर्च क्वेश्चन की नेचर क्लियर होगी, आपके पास वेरिएबल्स की नेचर क्लियर है, लेवल ऑफ मेजरमेंट क्लियर है, स्केल्स की नेचर क्लियर है, तो आपके पास सारी ज़रूरी मालूमात आ चुकी हैं। तो फाइनली अब आप इस पोजीशन में हैं कि दुरुस्त स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इंतखाब करके अपना एनालिसिस कर लें। तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि अगर बहुत ही अहम बात है कि अगर टेक्निक के चूज़ करने में गलती हो जाए, आप जहन में रखें कि आपने टॉपिक आइडेंटिफाई किया, आपने लिटरेचर रिव्यू किया, रिसर्च क्वेश्चन बनाए, आपने डाटा कलेक्ट किया और क्वेश्चनर बना के डाटा कलेक्ट किया, यानी आप आधी मेहनत कर चुके हैं इससे पहले। अब अगर स्टैटिस्टिकल टेक्निक के चूज़ करने में गलती हो जाए तो जहन में रखें तो फिर तो इसके बाद वाला फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स है, कंक्लूजन है, यानी एनालिसिस के बाद वाले सारे हिस्से रिसर्च के एंड तक सारा प्रोसेस गलत हो जाएगा आपका और सारी मेहनत आपकी जो पहले की हुई मेहनत वो भी ज़ाय हो जाती है। इसलिए इस मरहले पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और हर रिसर्च क्वेश्चन के लिए अपने ये जहन में रखें, आप ज़रूर पढ़ें ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए, लेकिन फिर भी फाइनल फैसला करने से पहले आप एक खाका बना लें, ये पढ़ के सारा कुछ एक खाका बना लें रिसर्च क्वेश्चन वाइज कि इस रिसर्च क्वेश्चन के लिए ये टेक्निक सूटेबल है, इस दूसरे के लिए ये सूटेबल है, तीसरे के लिए ये खाका बना के अपने सुपरवाइज़र के साथ कंसल्टेशन करें। फिर भी अकेले फैसला कभी ना करें, अपने सुपरवाइज़र के साथ कंसल्टेशन से राइट और मोस्ट सूटेबल स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इंतखाब करें। तो फिर फैसला करने में गलती होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं और आपकी मेहनत ज़ाय नहीं होगी। तो ये आज हमारा फाइनल लेसन 16th लेक्चर मुकम्मल हो गया और मैंने कोशिश की आपको कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और SPSS के मेन जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दूं, जो ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके एनालिसिस में इस्तेमाल होने के लिए या एनालिसिस में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है मैंने कोशिश की है आपको सिखाने की और उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग सीख चुके होंगे जिन्होंने रिसर्च करनी है कि किस तरह ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली।